रहीम बेटा, आज जो हमने बात करनी है दैट इज अबाउट टू टॉपिक्स, दैट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम पढ़ेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार जो है ये टॉपिक्स हैं। पर एक बात आप गौर करें बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक लफ्ज़ है नोमेनक्लेचर, और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कुछ नाम देना, आइडेंटिटी देना, पहचान देना, नामकरण करना। सही है? तो बेसिकली बाइनोमियल का मतलब है दो, बाई मतलब दो, नोमियल दो लफ्ज़ों, दो नामों वाला नाम देना। मसलन वकार, अहमद, हैदर अली, अवैस, आगे क्या है बेटा? नहीं, हसन, हुसैन, पूरा क्या है नाम? हुसैन, शहजाद और गदानुमा आदमी। क्या नाम है तेरा? हाँ ठीक है ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली बेटा ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हम आम तौर पे डेली बेसिस पे बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, एक साइंसदान। लेकिन अगर आप गौर करें ना तो मुख्तलिफ एरियाज में एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम होते हैं। और जैसे आप 30 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ज़ुबान का लहजा बदल जाता है, कई चीज़ों के नाम बदल जाते हैं, तो बड़ा डिफरेंट है। हर कंट्री में अलग अलग, फिर हर ज़ुबान में अलग अलग। सही है ना जी? तो बेसिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसलिए ये तो सबसे पहली बात थी कि चीज़ों को हर बंदे ने जो कॉमन नाम दिए थे, कॉमन नेम्स, उनकी वजह से कन्फ्यूजन होती थी। कॉमन नेम प्रोड्यूस दी कन्फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्याज, ये किताब में एग्जाम्पल दी हुई है। अभी आम इंग्लिश में उसको ऑनियन कहते हैं, प्याज, फिर गंडा, बसल, वसल, कांधा, है ना जी? ये सारे प्याज के नाम हैं। हाँ जी। पर अब जो लोग, कई दफ़ा लोगों की जेनेटिक्स में, लाहौर में रहते हैं, लेकिन उनको अगर वो किसी और इलाके से माइग्रेट हुए हैं भारत से, तो वो अपनी पुरानी नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं और यहाँ पे भी उसका नाम डिफरेंट लेते हैं। तरबूज है, वाटरमेलन, मतीरा, दवाना, ये सारे एक चीज़ के नाम हैं। फिर इसी तरह अमलतास, अमलतास कभी आपने देखा है? ये बेटा एक इस तरह ना स्टिक नुमा एक चीज़ होती है, ऐसे लंबी सी, ब्लैक, और इसके अंदर छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे तो नहीं, चने के बराबर दाने होते हैं तकरीबन। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बेसिकली क्यों इसको क्यों कहते हैं, ये हकीम इस्तेमाल करते थे बड़ी ज़्यादा, इसके जो हैं, हाँ, इसके बीज। ये बेसिकली अभी भी हमारे यहाँ गांव वगैरह में उन बच्चों को खिलाई जाती हैं जिनको कब्ज़ हो। इसका नाम परजिंग कैशिया भी है कि इसके बीज खिलाएं तो डायरिया लग जाता है और वो कब्ज़ उनकी रिलीव हो जाती है। हाँ, सुनो मैं बताता हूँ ना, सुनो तो सही। तो ये मैं अभी बात बताता हूँ, एक मिनट। तो दूसरे नंबर पे ये अमलतास वगैरह, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सही है जी, कि इसको अमलतास कहते हैं, इसको येलो शावर, गोल्डन शावर, क्योंकि ये अभी गुलशन इकबाल पार्क में आपने देखा नहीं, कभी आप जाएं मौसम में, सर्दियों के मौसम में, तो ये बाकायदा ऐसे येलो कलर के फ्लावर्स लटक रहे होते हैं, ये वही पौधा है। सही है? इसको हम कहते हैं कैशिया, ठीक है। गोल्डन शावर, परजिंग कैशिया, अर्गवाद, ये हिंदी में इसका नेम है, संस्कृत में, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि एक ही चीज के इतने सारे नाम हैं। सही है जी? तो फर्ज किया मैंने आपको प्याज की एग्जांपल दे दी, ऑनियन फर्ज किया, और जी फिर मैंने आपको एग्जांपल दे दी कैशिया की। फिर इसके बाद मैं आपको बेटा एक और एग्जांपल, फिश आप देखें। अब जनाब फिश जो है, हमें पता है बायोलॉजी की डेफिनेशन में फिश उस जानदार को कहते हैं जिसकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी हो, फिन्स हो, टेल फिन हो, पेल्विक, पेक्टोरल, सारा कुछ हो, और एक खास उसके अंदर वो उसके अंदर बाकायदा वर्टेब्रल कॉलम है, सारा कुछ है। पर क्रे फिश वो तो एक कीड़ा है, एक क्रस्टेशन है, जिस तरह लॉबस्टर होता है वो सी फूड है। इसी तरह जेली फिश, उसमें कौन सी फिश वाली खसूसियत है भाई? सही है? इसी तरह, और मतलब बताने का सिर्फ मकसद ये है, स्टार फिश, तो हालांकि आप उसको सी स्टार भी कहते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। फिर एक और एग्जांपल भी आपकी किताब में दी हुई है, दैट इज, अच्छा, ये एक नाम है और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ एक चीज़ के बहुत सारे नाम हैं। और आखिर में एक और भी चीज़, फिश जो है
वो फ़र्ज़ किया हम कहेंगे कि जी इसी तरह एग्जांपल, एक आखिरी एग्जांपल किस चीज़ की दी हुई थी भला? फिश के बाद अभी मेरे दिमाग से निकल गया, अभी हाँ, एक बेटा ब्लैक बर्ड का लफ्ज़ है, ठीक है। अब ये कौवे को भी कहते हैं और रेवन को भी कहते हैं। रेवन वो पहाड़ी कौवा हो, अब मरी में जाए तो बड़ा अजीब सा वो होता है ना, वो डरावना सा, अच्छा खासा डर लगता है। तो वो जो ब्लैक, उस दोनों के लिए ब्लैक बर्ड का, हालांकि दोनों का अलग अलग चीज़, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। अब रहा आपका सवाल, आप कह रहे थे सर एक चीज़ तो हम जाके कहें एलियम सीपा दे दो गली मार्केट के अंदर, तो बेटा हो सकता है आप किसी दूसरे इलाके में जाए और कहें प्याज हो, वहाँ प्याज गंदी गाली हो, फिर क्या करेंगे? वो बंदा आपको चपेड़े मारने लग जाए। अच्छी बात है भला। मैं देखने की मतलब यह है, साइंटिफिक लिटरेचर में आप जब काम करेंगे तो आप एक चीज़ का नाम वही बोलेंगे जो उसका नाम साइंटिफिक है। कभी हम जब रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो हम लिखते हैं कि मैंने फलां चीज़ पे रिसर्च की, और उसका कॉमन नेम भी लिखते हैं और उसका साइंटिफिक नेम भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक पूरा साथ लिखते हैं कि मैंने ये चीज़ पे रिसर्च किया और ये वाला, उसकी तस्वीर भी साथ आती है। और अब तो आप इंटरनेट पे सर्च करें ऑनियन नेम इन फलां लैंग्वेज, तो आपको बता देगा कि ये चीज़ है। तो जो कॉमन लोग होते हैं, जो हमारे जैसे जो यानी जिन्होंने कोई मतलब जो साइंसदान नहीं होते, वो तो जाके एलियम सीपा मांगेंगे तो वो बेवकूफ़ ही हैं। लेकिन अगर साइंसदान जो है वो मांगेगा नहीं, उनको तो साइंटिफिक लिटरेचर में इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। सही है। ये भाई साहब कहें कि मैंने एलियम सीपा पे रिसर्च की है और मैं कहूँ मैंने प्याज पे रिसर्च की है, तो गल तो सेम हो गई। इस तरह तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं? तो ये जो चीज़ है, हो सकता है हमारी ज़ुबान में प्याज का नाम हो, जो एलियम सीपा है वो टमाटर को कहते हो, फ़र्ज़ किया वैसे ही कहते हो, कॉमनली कहते हो, टमाटर को एलियम सीपा गलती से कह देते हो, तो आपने एलियम सीपा पे रिसर्च की। इसलिए साइंटिफिक लिटरेचर में एक चीज़ का नाम एक होता है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सही है जी। ये अब जो सिस्टम है बेटा, ये सबसे पहले एक साइंसदान थे, उन्होंने डिवाइस किया था। कब किया था? 1800 कब में देखना, 7 में। कार्लस लीनियस थे उनका नाम, और उन्होंने ये फर्स्ट टाइम 1707 में ये तो यानी इन्होंने बेसिकली ये कार्लस, यार इसके नाम बताना, LINAEUS डबल एल, कार्लस लीनियस, ठीक है। इन्होंने ये पहली दफ़ा ये सिस्टम डिवाइस किया कि एक चीज़ का नाम एक ही होना चाहिए, और उस वक्त उन्होंने बहुत सारी इधर देखें, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ जो थी उनके ऊपर पहले एक किताब लिखी और उनके नाम बताए, और फिर बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ पे भी एक किताब लिखी। कब लिखी? MCQ आता है, ये पढ़ लीजिएगा। तो उनके भी नाम बताए। तो वो बेसिकली इन्होंने ये एक सिस्टम डिवाइस किया जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है जी। और इस सिस्टम के मुताबिक इन्होंने लातीनी ज़ुबान में जो है वो नाम लिए, और एक चीज़ का नाम 2 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल रखा गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात आप याद रखिएगा, यानी द नेम इज़ इन द लैटिन, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 वर्ड्स, और ये जो 2 वर्ड्स थे ये भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। और इनके नाम, बहुत सारे नाम आज भी इस्तेमाल होते हैं, और जिनके अंदर बाद में खसूसियात का कोई फ़र्क दिखा या अगले साइंसदानों को थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी, उन्होंने उन चीज़ों के नाम बदल दिए या थोड़े मॉडिफाई कर लिए, लेकिन मेजरली नाम इनके अभी भी चलते हैं। ठीक है जी। तो लैटिन 2 में लिखा जाएगा, 2 वर्ड्स में लिखा जाएगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहला नाम होगा वो उसकी जीनस का होगा। ये पहला रूल मैं आपको समझा रहा हूँ। लातीनी में लिखेंगे, 2 वर्ड्स में लिखेंगे, और पहला नाम जीनस का होगा और दूसरा नाम स्पीशी का होगा। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल वर्ड से शुरू होगा और स्पीशी का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। इधर देखो बेटा, और ये आपको पहला रूल पता लग गया। दूसरा रूल ये है कि आप इसे लिखेंगे इटैलिक्स के अंदर। जब टाइपिंग में लिखेंगे टेढ़ा, या जो टेढ़ा लिखते हैं वो तो चल जाएगा, लेकिन जो लोग सीधा लिखते हैं वो या तो इसको बोल्ड लिखेंगे, सही है, या फिर इसके ऊपर या नीचे एक लाइन लगाएंगे।
सही है, पहला सही है बेटा। तो ये वाला दूसरा रूल है कि इटैलिक्स में लिखा जाएगा, और अगर सीधी लाइनिंग में लिखना होगा तो आप या तो बोल्ड करेंगे या उसके ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। और आखिरी जो रूल है वो ये है कि पहली दफा फर्ज किया मैं इंसान का होमो सैपियंस फर्ज किया, तो ये जो होमो सैपियंस है, पहली दफा जब आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, अपनी किताब लिख रहे हैं, तो उसमें आप पूरा नाम लिखेंगे, होमो भी लिखेंगे और सैपियंस भी, और उसके अगली दफा जब आप लिखेंगे तो एच कैपिटल लिख के एस स्मॉल करके तो आप दरमियान में डॉट लगा के लिखेंगे। यानी पहली दफा पूरा नाम, जिस तरह एस्करिशिया कोलाई, और अगली दफा आप इकोलाई लिखेंगे, सही है। तो बेटा इस तरीके से ये नाम दिए जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के नाम हैं, मसलन सोलानम ट्यूबरोजम आलू को कहते हैं, सोलानम मेलंजीना ब्रिंजल को कहते हैं, रोज़ा इंडिका किसको कहते हैं, खूबसूरत गुलाब के फूल को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह टिमारेंडिस इंडिका, ये उसको कहते हैं टिमारेंड को, इमली को, सही है। उसके अलावा जनाब कैप्सिकम एनम, ये काली मिर्ची को कहते हैं, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, ये वो शिमला टाइप लाल उस मिर्ची को कहते हैं। इसके अलावा कैप्सिकम को अब पता चल गया। इसी तरह लाइकोपर्शियम एस्कुलेंटम टमाटर को कहते हैं, एलियम सीपा प्याज को कहते हैं, राना टिग्रीना आप क्या उसे कहते हैं, किसको, फ्रॉग को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्राज़िका कंपेस्ट्रिस वो सरसों के पौधे को कहते हैं। इसी तरह आप ठीक है जो है फेलस कैटस बिल्ली को कहते हैं, ठीक है। और कैनस ल्यूपिस कुत्ते को कहते हैं। इसी तरह जो है वो और इंसान को भी होमो सैपियंस। तो बहुत सारी चीज़ें, आप किसी का नाम तो आप उसका साइंटिफिक नाम सर्च कर सकते हैं। कुछ की लिस्ट आपकी किताब में यहाँ दी हुई है, बाकियों की लिस्ट आपकी फर्स्ट ईयर के 9वें चैप्टर प्लांटी में और कुछ की फर्स्ट ईयर के 10वें चैप्टर एनिमेलिया में भी दी हुई है। तो आप वो गल वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। तो बेटा इसके बारे में मसला समझ आ गया। ये नोमेनक्लेचर के बारे में सारा साबता था। अब आते हैं जी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इधर देखें बेटा, दुनिया में बहुत सारी जिंदा चीज़ें थी, फिर आपको पता है उनको डिवाइड करना पड़ता है पढ़ने के लिए। वो सारी तमहीद आपको पता ही है, 100 दफ़ा बोल चुके हैं। शुरू में ना बेटा देखो, एक बात ये है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। वो एवोल्यूशनरी ट्री में कोई बेस उनकी सेम है। कहा साइंसदानों के मुताबिक ये कहा जाता है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सारी जिंदा चीजों की जो बेस बुनियाद है ना वो एक है। तो शुरू में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनको 2 बुनियादी ग्रुप्स में तकसीम किया जाता था, और एक को कहते थे किंगडम प्लांटाए और दूसरे को कहते थे किंगडम एनिमेलिया। ये बेसिकली बेटा जो प्लांटाए थे ये वो लोग थे, ये वो ऑर्गेनिजम्स थे विच वर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, यानी सिर्फ इस बुनियाद पे ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, तो इनको इस ग्रुप में रखा जाता था। और जो अपनी खुराक नहीं बना सकते थे उनको हम हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट फूड prepare their own food are called heterotrophs and they were included in the kingdom Animalia। सही है। लेकिन इसके मुताबिक, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया और फंजाई ये जो थे ना, ये और इवन एल्जी वो किंगडम प्लांटी का हिस्सा थे, एनिमेलिया का हिस्सा नहीं थे। बेटा समझ आ गया। इसे कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। इट कंसिस्टेड ऑफ द 2 किंगडम्स ओनली, द ऑटोट्रॉफ्स एंड द हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वर कॉल्ड प्लांटाए, द हेटेरोट्रॉफ्स वर कॉल्ड एनिमेलिया। और दे इनके अंदर जो बुनियादी खुसूसियत थी, बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड एल्जी वर प्रेजेंट इन द किंगडम प्लांटाए। अब इसके ऊपर 2 एतराज लगे। पहला एतराज ऐसा था, बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ चीजें होती हैं बेटा उनको कहते हैं यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। यूग्लिना एग्जांपल दे देता हूं। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिसकी सेल वॉल नहीं होती,
हालांकि प्लांट्स की सेल वॉल होती है, लेकिन ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद बनाता है और नहीं भी बनाता, दूसरी चीज़ों को खा के भी गुजारा करता है। ठीक है, अब इसकी जगह ना इधर की है ना उधर की है, और इस तरह के और भी बहुत सारे। फिर प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं, ये यूनिसेलुलर है। सही है, तो इसकी गल नहीं बनी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूं, मैं एक साइड पे बेटा ऑब्जेक्शंस लिखता हूं कि क्या क्या एतराज आते गए और उन एतराज़ों को दूर करने के लिए क्या क्या इकदामात होते रहे। इधर देखो गधे। अच्छा जी, सो ऑब्जेक्शंस क्या हुए। सबसे पहला ऑब्जेक्शन कि जनाब आप यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ जो है वो आप तशरीफ रखेंगे। दूसरा, आपने, खैर वो तो बाद में इतराज आया, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। दूसरा, आपने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक की कोई डिफरेंशिएशन इस सिस्टम में नहीं है। सही है। और तीसरा, कुछ तो ये भी कहते हैं फंजाई भी सही नहीं है यार, सही जगह पे नहीं पड़े हुए। कैसे, वो ऑटोट्रॉफ है ही नहीं तो उनको वैसा वैसे कहाँ रख दिया आपने। समझ गए, ये ऑब्जेक्शंस है बेटा। इन ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करने के लिए एक तीसरा किंगडम मुतारिफ कराया गया। अर्नस्ट हैकल एक साइंसदान था। 1887 में। बड़ा अहम सवाल है, एमसीक्यू आता है। ठीक है जी, 1866 में अर्नस्ट हैकल एक साइंसदान था। उसने एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको फिर कहते थे प्रोटिस्टा। तो ये यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स वाला पहला जो, इधर देखें बेटा, वो इतराज जो था वो खत्म हो गया, लेकिन दूसरे दोनों इतराज वहीं के वहीं मौजूद है। ये सारे इतराज़ात को ख़त्म करने के लिए उसके बाद काफ़ी देर, मसलन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो थे ये 1937 में शायद ई कैटन एक साइंसदान था, उन्होंने ये मुतारिफ कराई कि प्रोकैरियोट क्या होता है। प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है, प्रो का मतलब और पहले, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट मतलब यू मतलब ट्रू, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट वाइटेकर। ये एक साइंसदान थे, इन्होंने एक वाइटेकर, सही है, वाइटेकर, इन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें इन्होंने 5 किंगडम रखे। पहले किंगडम का नाम था मोनेरा, दूसरे का नाम था प्रोटिस्टा, तीसरे का था फंजाई प्लांटी, ऐसे ही है, चौथे का था एनिमेलिया, और पांचवें का था फंजाई। या पहले फंजाई है फिर एनिमेलिया। बेटा याद रखना, मोनेरा को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात एक साइड पे बताने लगा हूं। मैं आपको ना ये ऊपर नीचे पढ़ा देता हूं, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे इधर एक और चीज़ लिखनी है बेटा। इधर उन्होंने बेस लिखी कि किस बुनियाद के ऊपर मैं इनको क्लासीफाई करूंगा। सही है, यानी मैं 5 ग्रुप बना रहा हूं तो किस बुनियाद पे बना रहा हूं। उसमें उन्होंने आम तौर पे 3 बेटा, नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही है, नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन 2 बुनियादों पे उन्होंने 5 किंगडम बनाए, जिसमें पहला था किंगडम मोनेरा, और मोनेरा को उन्होंने कहा यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये ऑटो भी है और हेट्रोट्रॉफ भी है। सही है बच्चा, क्लियर हो गई। तो ये आपको इनका एक सिस्टम पता लग गया। सही है। दूसरे, पहले ये मोनेरा, अच्छा खैर दफा करो। मोनेरा के बाद जो दूसरा किंगडम उन्होंने बताया उसका नाम उन्होंने कहा जी प्रोटिस्टा है,
और ये उन्होंने कहा कि ये यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये यूकैरियोटिक है और ये यूनी भी है और सिंपल मल्टी सेलुलर भी है, और ये भी ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। सही है। तीसरा किंगडम उन्होंने जो बताया दैट वाज प्लांटाई। प्लांटी को उन्होंने कहा कि ये मल्टी सेलुलर है, ये यूकैरियोटिक है, ये मल्टी सेलुलर है और ये ऑटोट्रॉफ है। सारे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आ रहा है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही है साथ साथ। जो चौथा किंगडम उन्होंने बताया दैट वाज किंगडम एनिमेलिया, और एनिमेलिया को उन्होंने बताया कि, और फंजाई भी, एनिमेलिया को उन्होंने बताया कि ये यूकैरियोटिक है, ये मल्टी सेलुलर है और ये हेटेरोट्रॉफ है। इनको उन्होंने कंज्यूमर्स का नाम दिया कि अपनी खुराक नहीं बनाते, दूसरों से लेकर कंज्यूम करते हैं। बेटा समझ आ गई। और पांचवी जो उन्होंने किंगडम बनाया दैट वाज फंजाई। फंजाई को उन्होंने कहा ये यूकैरियोटिक हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं और ये हेटेरोट्रॉफ हैं विद एब्जॉर्प्टिव, मैं लिख देता हूं, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। इनको रिड्यूसर्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यू आता है। सही है। ये अपनी मसलन इसमें एग्जांपल दे देता हूं। बेटा इधर देखें, फंजाई जो है ना वो मसलन मोनेरन्स जो है यूनिसेलुलर है सर, उनमें कोई ख़ास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑल ऑफ द यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जांपल हैं। अपनी खुराक खुद बनाते हैं, नहीं भी बनाते, दूसरों से भी कंज्यूम करते हैं डिकम्पोज वगैरह करके। जो प्रोटिस्टा के बारे में कहा सर ये यूकैरियोटिक हैं, ये मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और आम तौर पे बेटा ये कहा जाता है, खैर ये इधर देखें, ये देखना इसमें आ रही है वीडियो में ये वाला हिस्सा। तो बेटा सबसे पहले वो कहते हैं कि जी मोनेरा था, जिसको प्रोटिस्टा भी कहते हैं, और इसमें जो है वो बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप भी, गोल भी और वो कोमा शेप भी। सही है। इसके अलावा जी इसमें स्पाइरल्स भी हैं, सारा कुछ। फिर इनसे प्रोटिस्टा बने। सही है। प्रोटिस्टा जो है वो बेटा 3 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं एल्गी, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। दूसरों को हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, इनको यीस्ट कहते हैं। ठीक है। और तीसरे थे जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। समझ आई भाई। सही है। कहा यह जाता है कि मोनेरन्स से ये बने प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा 3 तरह के थे। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जिनको एल्गी कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जिनको हम प्रोटोजोअन्स कहते हैं, और फिर फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जिनको हम यीस्ट कहते हैं। इनसे फिर बाद में प्लांट्स बन गए, इनसे फिर बाद में एनिमल्स बन गए, फंजाई बन गए, और इनसे फिर बाद में एनिमल्स बन गए। ये एक हाथी की इस तरह की स्ट्रक्चर आपको समझाई जाती है किताब में, जो भी है यार, बियर लाइक। समझ रहे ना बेटा बात को, कि जो ये उसमें वो बताते हैं कि जी प्लांट ये बेसिकली मोनेरा से बना था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ये बाकी तीनों किंगडम इवॉल्व हुए हैं। तो ये देखिए, ये सिंपल, ये अगर प्लांट लाइक होंगे तो ऑटोट्रॉफ होंगे, एनिमल लाइक होंगे तो हेटेरोट्रॉफ होंगे, फंजाई लाइक होंगे तो भी हेटेरोट्रॉफ होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा प्लांटी की, प्लांटी है मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स है, ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, मॉसेस, फर्न, कॉनिफर्स, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स हैं, और उनकी पूरा एक बहुत बड़ा किंगडम है। और एनिमेलिया आपको पता लग गया, अपनी खुराक अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अंदर उनके चैम्बर्स हैं जहाँ पे वो अपनी खुराक को हजम करते हैं। लेकिन जो फंजाई हैं वो हजम नहीं इस तरह करते, वो अपनी बॉडी से एंजाइम्स बाहर फेंकते हैं, खुराक को बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको वापस अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। इनको हम कहते हैं जी फंजाई या रिड्यूसर्स या डीकम्पोजर्स
या एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। ये जनरल सी बात है। फिर बेटा वाइटेकर की क्लासिफिकेशन 1969 में आई थी शायद, देखना कब आई थी, है ना, 1969 में। तो उसके बाद दो खवातीन थी, लेन मार्गुलस एंड कार्लिन श्वार्ज। उन्होंने एक इसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जिनको हम कहते हैं द मार्गुलस एंड श्वार्ज क्लासिफिकेशन सिस्टम। और वो है आजकल का लेटेस्ट और मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो बेसिकली वाइटेकर जो था उसी की क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया है, बस कुछ ऑर्गेनिजम्स को इधर से उधर, और दो बेसिस उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं, लिन मार्गुलस एंड कार्लिन श्वार्ज। आपको लगता है ना ये बंदे होंगे, है ना? तो खैर ये देखें, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पहली थी उसकी भाई साहब की, दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरी बेटा ये लिख लें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती है कि ये यूनिसेलुलर है कि ये मल्टी सेलुलर है, और जो साइटोलॉजी होती है वो होती है कि ये कौन से वाला सेल है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक सेल है। इधर देखें। और जो चौथी चीज है ना वो थी मॉडर्न जेनेटिक्स। पांचवी जो चीज थी वो थी ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, यानी ये एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस आप 12वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और गोल्जी वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरह के ऑर्गेनल्स किस तरह उनके अंदर आए, ये वो कुछ वजूहात थी, ये वो कुछ बुनियादें थी जिनकी बुनियाद पे उन्होंने मोड ऑफ, अच्छा इसमें वो आखिरी बात यार, ये जो तीसरी है ना ये वाली मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी है, ये तो वाइटेकर ने भी दी थी और इन्होंने भी दी थी। तो अब ये जो है ना बेसिस, इनकी बुनियाद पे उन्होंने भी एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिनमें से पहला जो था दैट वाज प्रोटोक्टिस्टा, जिसको आप मोनेरा भी कहते हैं, वही तकरीबन खुसूसियात हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। और दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे था प्रोकैरियोटी, क्या है, प्रोकैरियोटी, जिसको हम मोनेरा कहते हैं, और दूसरे नंबर पे था प्रोटोक्टिस्टा, जिसको हम प्रोटिस्टा वाइटेकर ने कहा था। तीसरा जो है वो वही प्लांटी, और चौथा फंजाई, और पांचवा एनिमेलिया। इनकी बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, और सारा कुछ यहाँ पे। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा दरख्त सा है। ये दरख्त आपको बता रहा है कि शुरू में सारे प्रोकैरियोट्स थे, उसमें नीचे देखो बैक्टीरिया हैं, आर्चियोबैक्टीरिया हैं, यूबैक्टीरिया हैं, हर तरह के बैक्टीरिया हैं। और दूसरे जो हैं वो आपको बताएगा कि उससे फिर सिंपल मल्टी सेलुलर आ गए, जिसमें वो आपको बताएगा जी इसमें एलजी आ गए हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, डायाटम्स और फलां। फिर एलजी सेपरेट हो गए और उनसे एलजी से फिर डायाटम्स और जो ग्रीन एलजी है उनसे फिर प्लांटी बना, फिर इसी तरह यीस्ट से फंजाई बना, और प्रोटोजोवन से एनिमेलिया बना। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इससे हासिल हो सकती है। ये पूरे का पूरा भी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो टाइम भी नहीं है, ठीक है जनाब। तो ये बेटा था ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।